Hello, good morning everyone. Welcome to अभिज्ञान गुरुकुल. This is me हर्ष शर्मा, your SS educator. और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज का. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज. हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या क्या देखी थी वो पहले बता देता हूँ मैं आपको. हम लोगों ने देखा था कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्स. रिसोर्स में तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था नेचर कैसे सेक्रेड है, लोग अलग अलग कल्चर में पूजा करते हैं. कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स देखा था हमने. रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, ऐसे रिसोर्सेज फॉर मटेरियल, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी. ठीक है, एक एक करके इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई भी करी थी. उसके बाद हम लोगों ने देखा था नेचर्स प्रिंसिपल की वो अपने आप को रिस्टोर और रीजनरेट कर लेता है. मेच्योरिटी, डिक्लाइन, डिकम्पोज, एनरिचमेंट, ग्रोथ. मेच्योरिटी, डिक्लाइन, डिकम्पोज, एनरिचमेंट, ग्रोथ, ये चलता रहता है. राइट. फिर हमने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखा था और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में भी आजकल प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हम लोगों ने देखा था. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में भी हमने पढ़ा था, इको सिस्टम के फंक्शंस और सर्विसेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा था. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स कितना अनइवन है. और यहां से हम लोग आज करने वाले हैं इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट. पहली बात, अगर हमें इंडस्ट्रीज लगाना होता है तो हम जनरली इंडस्ट्रीज वहीं लगाते हैं जहाँ पे रिसोर्स अवेलेबल हो. मान लो यहाँ पे कॉटन अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा कॉटन की तो हेल्पफुल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचेगा. सिमिलरली कोल जहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पेट्रोलियम मिल रहा है, वहीं जहाँ पे आयरन मिल रहा है, वहीं पे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री ज्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो इंडस्ट्रीज हम लोग देख के लगाते हैं. ऑफन लोकेट नियर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ होता है उस एरिया का. ठीक है. ट्रेड रिलेशनशिप, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, कुछ रिसोर्स एक कंट्री के पास होंगे, कुछ रिसोर्स दूसरी कंट्री के पास होंगे. दोनों को दोनों रिसोर्स की नीड है, तो दोनों के बीच में ट्रेड होगा. ट्रेड स्टार्ट ही इस तरीके से हुआ है. ठीक है. रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एज रीजन्स एक्सचेंज व्हाट दे हैव अबंडेंस और फॉर व्हाट दे लैक. ठीक है. तो जो चीज उनके पास ज्यादा होता है वो बेचते हैं, जो चीज उनके पास कम होती है, जिसमें वो लैक करते हैं, वो खरीदते हैं. ठीक है. यूनिक प्रोडक्ट्स देखने को मिलता है. लोकल रिसोर्सेज की वजह में ह्यूमन नॉलेज को हम कंबाइन करते हैं तो नई नई चीजें बनती है भाई, यूनिक टाइप की चीजें. एलॉय ऐसे ही तो बनाया गया है. एलॉय ऐसे ही बनाया गया है. आयरन एक चीज होती है, हम लोगों ने उसमें मैंगनीज को मिक्स किया और एक दो चीजों को मिक्स किया और स्टील बना दिया. तो ये ह्यूमन नॉलेज की वजह से इतना यूनिक चीज प्रेजेंट हो पाया, नहीं तो नेचुरली नहीं होता है. ठीक है. हिस्टोरिकल वुड्स, स्टील इन इंडिया, ये सारी चीजें ऐसी बनती है. सोशल कॉस्ट. ठीक है. हाँ, ये नेचुरल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के टाइम पे सोशल कॉस्ट भी लोगों को बेयर करना पड़ता है. काफी बार लोगों को उनके घरों से निकाल दिया जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत लोगों का घर है, मान लो बहुत लोगों का घर है, बहुत लोगों का घर है, लेकिन अब यहाँ से एक हाईवे पास करना चाहते हैं लोग, तो घर हटा देंगे. हाईवे भी जरूरी है, लेकिन सोशल कॉस्ट है इन चीजों का. एनवायरनमेंट को डैमेज होता है, लोगों को, लोकल पॉपुलेशन को अपना घर छोड़ना पड़ता है, सेक्रेड प्लेसेस पे खतरा होता है, एनवायरनमेंट डैमेज देखने को मिलता है. ठीक है. क्रॉस बॉर्डर रिसोर्स चैलेंज. कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शेयर हो रहे होते हैं. जैसे इंडिया के बीच में सिंधु रिवर है, वो उसका वाटर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर होता है, और इंडिया पाकिस्तान का अपना अलग इशू है ही. ठीक है. तो ये दोनों लोग अभी सिंधु रिवर के लिए भी लड़ते रहते हैं, रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, हम सिंपली बोले तो. ठीक है. रिवर फ्लो थ्रू मल्टीपल स्टेट्स और कंट्री, ऐसा होता है. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी क्रॉस बॉर्डर हो सकते हैं. एयर पोल्यूशन, कभी कभी भाई अगर आपको होता है ना, स्टबल बर्निंग करते हैं, स्टबल बर्निंग करा लाहौर में, यहाँ पे भाई पंजाब में पोल्यूशन हो जाता है. तो पोल्यूशन भी शेयर होते हैं, एयर पोल्यूशन स्पेशली. ओशन रिसोर्सेज शेयर होते हैं काफी कंट्री के बीच में. इंडियन ओशन के रिसोर्स इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब के बीच में शेयर होते हैं. ठीक है. तो क्रॉस बॉर्डर रिसोर्स चैलेंज है, इसमें अच्छे से मैनेजमेंट करने की जरूरत है. ठीक है.
सारे कंट्रीज को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस में। जैसे एक एग्जांपल है ब्रह्मपुत्र रिवर का जो वाटर है वो बहुत सारे कंट्री में शेयर होता है, ठीक है, या चाइना में, फिर क्या बोलते हैं म्यांमार में, इंडिया में, बांग्लादेश में। तो इनके बीच में इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए कि कौन कैसे इसे यूज करेगा। एक नेचुरल रिसोर्स का कर्ज भी है भाई, आपने सुना है नेचुरल रिसोर्स कर्ज? एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है अफ्रीका में। नेचुरल रिसोर्स सबसे ज्यादा अगर किसी एक जगह में तो है अफ्रीका में, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्स होने की वजह से अफ्रीका का डेवलपमेंट रुक गया है, ज्यादा रिसोर्स होने की वजह से अब वो उस पे अलग अलग लोग ही कब्जा करने लग गए हैं, ठीक है। इकोनॉमी फेल हो जाता है क्योंकि वैल्यू एडिंग इंडस्ट्रीज नहीं बना पाते, ठीक है। रिसोर्स वेल्थ कैन लीड टू करप्शन और पुअर गवर्नेंस, वो भी अफ्रीका में आप देख सकते हो, ठीक है। किसी एक रिसोर्स पे ज्यादा रिलायंट हो जाते हैं लोग, ठीक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी वीक हो जाती है। और इसमें क्या होता है कुछ ग्रुप ज्यादा पैसे कमा लेती है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन में बेनिफिट ओनली है स्मॉल एलिट। अभी देखो सिंपल क्या है कि ये लैंड है, ये लैंड है, यहाँ पे ज्यादा रिसोर्स है, तो यहाँ के लोग तो इस रिसोर्स को यूज करना चाहेंगे ही, यहाँ के लोग भी जाएंगे, ठीक है। तो अब ये काफी लोग एक जगह का रिसोर्स जो है वो एग्जॉस्ट करने में लगे हुए रहते हैं। इंडिया ने रिसोर्स कर्ज को काफी हद तक ठीक किया है, पर आपको इंडिया में भी ऐसा प्रॉब्लम दिख जाएगा, यहाँ पे रिच यहाँ पे पुअर, ये आपको आसानी से दिख जाएगा। पर इंडिया ने भी कोशिश किया है कि इस कर्ज को दूर रखे अपने आप से। हमने ऐसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्रीज में काफी इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। चल, रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स यूज, जिसको स्टीवॉर्डशिप भी बोलते हैं। स्टीवॉर्डशिप देखो क्या होता है, हमको है ना रिस्पॉन्सिबल वे में रिसोर्सेस का यूज करना है। अगर अर्थ में हमें लाइफ सस्टेन करनी है तो वी नीड टू रिस्पेक्ट द नेचर, और इसके लिए 3 R बहुत जरूरी है भाई। 3 R है क्या ये? रेस्टोरेशन, रिजनरेशन, रिस्पॉन्सिबल यूज, 3 चीजें, ठीक है। हमें इकोसिस्टम जो डैमेज हुआ है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। हमें जो नेचर की एबिलिटी है वो जो न्यू चीज क्रिएट करती है हमारी लाइफ के लिए वो उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और रिसोर्सेस स्पेशली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का हमें जुडिशियस यूज करना है, ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, ठीक है। ऐसी चीजें जो खत्म ना हो पाए, जो पोल्यूशन ना करे, जिसके ज्यादा इश्यूज ना हो, जिसके रिजर्व्स भी अनलिमिटेड हो। साइंटिस्ट ने हमें बहुत बार इस चीज के लिए वार्न कर दिया है कि आज के टाइम पे जिस हिसाब से नेचुरल रिसोर्स जिस स्पीड से यूज हो रहा है, जो इश्यूज आ रहे हैं, दिस कैन लीड टू मल्टीपल फेलियर्स इन फ्यूचर, एनवायरमेंट डैमेज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सीलरेटिंग क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ भी हो सकता है आगे चल के, ठीक है। एक केस स्टडी देखेंगे हम लोग जहां पे ग्राउंड वाटर क्राइसिस आई है पंजाब में, ठीक है। ग्राउंड वाटर क्राइसिस आई है पंजाब में। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि वाटर जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसके भी ओन इश्यूज है, ओन इश्यूज है। किस वे में, बस इस बात को हम लोग समझते हैं। अब देखो इंडिया में 1960s 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ भाई। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है? मॉडर्न फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग है। इसमें ना क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी के सीड्स यूज करेंगे जिसको HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है, इसको HYV सीड्स बोलते हैं। ये क्या है? बहुत ज्यादा पानी लेता है, ठीक है, रिक्वायर्स मोर
वाटर एंड केमिकल फर्टिलाइजर। तो पंजाब जैसे स्टेट में ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे सब लोग HYV सीड्स यूज करने लगे, ठीक है, लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिली, लोगों के यहाँ पे पानी के लिए इन लोगों को बनाया गया हैंडपंप, ट्यूबवेल, ठीक है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल आज डाउन है पंजाब में, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाई है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम है। केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर अब वाटर को कंटेमिनेट करने लगे, खराब करने लगे हैं। ग्राउंड वाटर इज नाउ इनएक्सेसिबल, 30 मीटर से भी नीचे पहुंच चुका है, ठीक है। पंजाब में ऑलमोस्ट 80% ऐसे रीजन है जो ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी में आते हैं। वाटर वहां पे बहुत जल्दी खत्म होने लग गया है, ठीक है। हमने रीन्यूएबल रिसोर्स को भी नॉन रीन्यूएबल बना दिया है। इतनी फास्ट से हम लोग अब प्रोडक्शन करने लगे हैं, ओवर यूज करने लगे हैं वाटर का। ये आप देख सकते हो, एक पंजाब का मैप है। आप इसमें रेड, जितना रेड लेस रेड कलर दिख रहा है आपको, वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पानी कितना ज्यादा डेप्थ में है। 40 मीटर से भी नीचे जहां पे है वहां पे अल्ट्रा रेड है। ये रीजन आप देख सकते हो, 20 से 40 ये सारे रीजन। कुछ रीजन अच्छे हालत में है, लेकिन ज्यादातर जगह पे 80% ऑफ पंजाब की हालत बहुत ही खराब है, वाटर लेवल डाउन जा चुका है भाई, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज, वृक्ष आयुर्वेद की बात करते हैं। वृक्ष आयुर्वेद हम लोग थोड़े पुराने नॉलेज के हिसाब से देखते हैं। इंडिया का बहुत एंशियंट साइंस की बुक है, बोटेनिकल साइंस की बुक है वृक्ष आयुर्वेद, ठीक है। वो प्लांट्स और ट्रीज की स्टडी के बारे में है। बहुत पहले टाइम पे, आज से हजारों साल पहले वो बुक लिखी गई थी। ऐसा बोला जाता है फॉर्मली 10th सेंचुरी CE में मिली, ठीक है। इसमें प्लांट्स और सॉइल टाइप, कौन से प्लांट कौन से सॉइल में उगेगी उसकी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। सीड कलेक्शन के मेथड थे, प्रिजर्वेशन के मेथड थे, प्लांट को प्लांट करने से पहले क्या क्या ट्रीटमेंट देने चाहिए वो है, ठीक है। इरिगेशन टेक्निक बताई थी उसमें, कैसे सीजन बाय सीजन हम अलग अलग क्रॉप्स लगाते हैं और अलग अलग इरिगेशन टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। नेचुरल पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बताते थे उसमें, कंपेनियन प्लांटिंग के बारे में बताते थे, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल बुक है हमारी वृक्ष आयुर्वेद, जहां पे बोटेनिकल साइंस के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अब देखो, इंडिया में जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, ग्रीन रेवोल्यूशन जब से आया, इसकी वजह से लोग है ना केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगे, पेस्टिसाइड्स यूज करने लगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज करने लगे, ठीक है। वाटर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ओवर यूज। इसीलिए इसका एक अच्छा तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लोग क्या करेंगे, काऊ डंग को यूज करेंगे एज नेचुरल फर्टिलाइजर। हम नेचुरल मेथड्स का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग ऑर्गेनिक सीड्स का यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, ये मॉडर्न वाले टेक्निक से तो इसमें ज्यादा प्रोडक्शन होता है, मोर प्रोडक्शन होता है, लेकिन ऑर्गेनिक वाले से नेचुरल प्रोडक्शन होता है, इट्स वेरी नेचुरल, और इससे पोल्यूशन भी कुछ नहीं होता। तो देखते हैं ऐसा किसी ने किया है क्या। सिक्किम एक स्टेट है जो इसमें बहुत सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक सक्सेस स्टोरी है सिक्किम का। पीमास फैमिली फार्म फेस्ड डिक्लाइनिंग यील्ड्स, माउंटिंग डेट्स फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट। पहले तो लोग केमिकल फार्मिंग करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत डेट आया, ठीक है। अब वहां पे चेंज आया, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रमोट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जिसकी वजह से प्रोडक्शन तो कम हुआ लेकिन सॉइल ठीक हो गया वहां का, ठीक है।
फैमिली स्विच कर दी अब नेचुरल कंपोस्ट, पेस्ट रिपेलेंट्स, मल्टी क्रॉपिंग की तरफ, अब नेचुरल फार्मिंग मेथड की तरफ जाने लग गई पीमा की फैमिली जो है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पेस्टिसाइड में आप नीम का लिक्विड सॉल्यूशन, नीम सॉल्यूशन वगैरह लोग यूज करते हैं। आफ्टर 5 इयर्स, पहले तो प्रोडक्शन कम था, 5 इयर्स के बाद फार्म का प्रोडक्शन बढ़ा, प्राइसेस, प्रीमियम प्राइस, ऑर्गेनिक कार्डमम के लिए लोग ज्यादा पैसे देते हैं, ऑर्गेनिक जिंजर, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल का प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसकी वजह से काफी चीजें ठीक हुई। 2016 में सिक्किम इंडिया का फर्स्ट स्टेट बनता है जहां पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ सिक्किम। सिक्किम से बहुत सारी और कंट्रीज सीखती है, वी शुड ऑल्सो लर्न। ठीक है, आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना हुआ है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ठीक है, इंडिया और फ्रांस मिलके एक सोलर प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, हमारा अलायंस बना हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे से सोलर एनर्जी का शेयर करेंगे। राइट, लॉन्च द इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी, IASC। ठीक है, 2015 में बना था, जिससे सनशाइन रिच कंट्रीज जितनी होगी वो सोलर पावर के लिए काम करेगी। इंडिया फ्रांस ने स्टार्ट किया, और भी कंट्री से ज्वाइन कर सकती है, किया भी है। ठीक है, जिस कंट्री में पूरे साल सनलाइट अच्छे से रहता है वो कंट्रीज को वेलकम है। इसकी वजह से बिलियंस डॉलर्स ये लोग डालना चाहते हैं सोलर प्रोजेक्ट में पूरी दुनिया में। ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज करेंगे, अफोर्डेबल फाइनेंसिंग होगी। ठीक है, सब लोग अफोर्ड कर पाए ये रिसोर्स, ये रिन्यूएबल रिसोर्स, इसके लिए काम कर रहे हैं इंडिया और फ्रांस। ठीक है, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखा रहा है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी, एनवायरमेंट भी इससे बचेगा। ठीक है, और लोगों को जॉब भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, इकोनॉमिक वेल्थ भी बढ़ेगा लोगों का। ठीक है, एक सोलर पार्क है राजस्थान में, आप उसका सैटेलाइट इमेज देख सकते हो। ये पूरे स्टेट के 15% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा करता है ये सोलर पार्क। तो वेरी गुड, लुक्स गुड। सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत पोल्यूशन करती है। मैं आपको सीमेंट के बारे में बता दूं, वो उसमें से डस्ट निकलते हैं, और वो जो डस्ट होते हैं आपके लंग्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं, आप सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, प्लांट, सॉइल, वाटर, हर एक चीज को खराब कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मटेरियल लाइक स्टोन एंड मड, न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल, रिसाइकल्ड मटेरियल फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक, ये हम लोग दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव। सीमेंट, हर एक कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज होता है, तो हम सीमेंट की जगह क्या यूज कर सकते हैं भाई, पुराने मटेरियल जैसे स्टोन हो गया, मड हो गया। ठीक है, प्लांट बेस्ड मटेरियल भी आने लगे हैं, रिसाइकल मटेरियल आने लगे वेस्ट प्लास्टिक से जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ट्रेडिशनल मटेरियल्स जो थे उनको अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कंबाइन करें तो हम पॉल्यूशन फ्री चीजें बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्विटी इन रिसोर्स एक्सेस, अब एक बात ये समझो, इक्विटी इन रिसोर्स एक्सेस, पूरी दुनिया में इक्वल रिसोर्स नहीं है भाई, समझ में आ रहा है, हर जगह पे रिसोर्स इक्वल नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग तरीके से है। वाटर इनइक्वालिटी, बहुत सारे अर्बन एरियाज में पानी मिलता ही नहीं है। ठीक है, एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विथ इनफॉर्मल सेटलमेंट ऑफन मोस्ट अफेक्टेड, बहुत सारे ऐसे अर्बन एरियाज है मुंबई के अंदर जहां जिनको पानी नहीं मिलता, और बहुत सारे वही एरिया है जहां पे पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। एयर पोल्यूशन एक्सपोजर अगर बात करें, इंडस्ट्रीज और फॉसल फ्यूल्स के यूज की वजह से अब हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं लोगों को, इंडस्ट्रीज इतना पोल्यूशन करी कि लोगों को कहीं और भेजना पड़ रहा है, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। ठीक है, रिसोर्स बेनिफिट, द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ऑफन डू नॉट रीच लोकल कम्युनिटी, रिसोर्स का बेनिफिट हो रहा है, रिसोर्स का यूज हो रहा है, बट सब तक नहीं पहुंच रहा है वो। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी है देश के अंदर ही जहां पे भाई हाई टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचा है, जहां पे सोलर पार्क्स नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, जहां पे मॉडर्न रोड्स नहीं पहुंचे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है, कहीं कहीं तो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंचा है भाई, किसी को बताना मत ही है। ठीक है,
सो इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है कि रिसोर्स का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है, ठीक है, बहुत ज्यादा अनइवन है। कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट पढ़ी हम लोगों ने, नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ा, मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस दैट अकर इन नेचुरल लेकिन यूजफुल वैल्यूएबल होने चाहिए ह्यूमंस के लिए, ठीक है। रिसोर्स कैटेगरी पढ़ी हम लोगों ने, रिन्यूएबल रिसोर्स कैन रीजनरेट इफ नॉट ओवर एक्सप्लॉइटेड, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर्म ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने, अनइवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से इकोनॉमी, ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशन हर एक चीज को इम्पैक्ट होता है। और फिर हम लोगों ने स्टीवॉर्डशिप के बारे में जाना। स्टीवॉर्डशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें विजिलेंट होना चाहिए कि रिन्यूएबल रिसोर्स का भी सस्टेनेबल यूज हो, जुडिशियस यूज हो। अगर स्टीवॉर्डशिप हमारे अंदर नहीं होगी तो भाई हम लोग है ना रिन्यूएबल रिसोर्स को भी बर्बाद कर देंगे, वी विल डिस्ट्रॉय इट। वी हैव सीन द केस ऑफ पंजाब, हाउ पंजाब डिड इट। वी नीड टू इंस्पायर्ड विद द स्टेट्स लाइक सिक्किम। सिक्किम ने कैसे ये चीजें करी, वैसे हमें भी काम करना चाहिए, ठीक है। दैट वाज योर चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आज हम लोगों ने ज्यादा चीजें करी नहीं है, हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन देखा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का, क्रॉस बॉर्डर चैलेंज देखा, रिसोर्स एज कर्ज, द नेचुरल रिसोर्स कर्ज के बारे में देखा, हमने स्टीवॉर्डशिप के बारे में जाना, हम लोगों ने पंजाब का केस स्टडी देखा, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर का, ठीक है। फिर हम लोगों ने वृक्ष आयुर्वेदिक के बारे में पढ़ा कि हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से भी नेचर को ध्यान में रखा जाता था, ट्रीज को, प्लांट्स को बचाया जाता था। हमने सिक्किम की ऑर्गेनिक फार्मिंग की सक्सेस स्टोरी पढ़ी, ठीक है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप के बारे में जाना जिसमें इंडिया और फ्रांस मिलके एक इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर एनर्जी IACE चला रहा है 2015 से, ठीक है, ताकि पूरी दुनिया में बहुत सारे सोलर एनर्जी की प्लांट्स लगे और पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल रिसोर्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए। सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स की तरफ गए थे हम लोग, की सीमेंट इंडस्ट्री बहुत पोल्यूशन करता है, उसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, ठीक है। और रिसोर्स एक्सेस में इक्विटी होनी चाहिए, सबके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं, कहीं पे बहुत ज्यादा पानी, कहीं पे बहुत कम पानी है, बट पानी सबको मिलना चाहिए। कहीं का हवा बहुत पुअर है, कहीं का हवा ठीक है, लेकिन सबको साफ हवा मिलना चाहिए भाई, ठीक है। कहीं पे बहुत अच्छा लैंड है, फर्टाइल लैंड है, बट कहीं पे उस टाइप का लैंड नहीं है। तो ये है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने पढ़ी। My name is Harsh Sharma. This is Abhigyan Gurukul. Thank you so much for attending class 8 first chapter we have completed. If you have any doubt, please do comment. Share the video with your classmates and friends. ठीक है? And subscribe to this channel Abhigyan Gurukul. Thank you so much.